नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष भादविया, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आपका एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री नामक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। असम राज्य के महान सेनापति हुए हैं लचित बोरफुकन, जिनकी आज हम 398 अवतरण दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म 1624 नवंबर को हुआ था। इस चर्चा पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर ललित पांडे। प्रोफेसर ललित पांडे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो कि फॉर्मर डीन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ बीएन यूनिवर्सिटी में कार्य कर चुके हैं। इससे पूर्व आप जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, राजस्थान विद्यापीठ में प्रोफेसर और आर्कियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य कर चुके हैं। प्रोफेसर ललित पांडे ने उदयपुर के समीप करीब 6 स्थानों का उत्खनन किया है। ऐसे महान इतिहासकार आज हमें लचित बोरफुकन पर विशेष जानकारी देंगे। सर, आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे सेना नायक की बात करेंगे जिसके बारे में सूचनाएं जो हैं अल्प ज्ञात हैं। भारत के उत्तर पूर्व के अंदर असम राज्य के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। असम राज्य का भारत के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह उत्तर पूर्व का एक महत्वपूर्ण भूभाग है और एक तरीके से इसको कहा जाए तो ये भारत का सिरमौर है। प्रारंभिक काल से ही, पाषाण काल से ही आसाम के लोगों का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहाँ तक ऐतिहासिक काल की बात है तो हम देखते हैं 3री-4वीं शताब्दी में गुवाहाटी के पास अंबारी नामक स्थान के उत्खनन से यह प्रमाण मिलते हैं कि आसाम के अंदर बस्तियां बसनी प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद समुद्रगुप्त से हमें यह सूचना मिलती है कि उसने आसाम को जीता था। उस समय असम का नाम जो है कामरूप था और समुद्रगुप्त जो है निरंतर कामरूप और डवाक से कर वसूला करता था। और आसाम के शासक इसके बाद जो हुए वह वर्मन उपाधि धारण किया करते थे। आसाम के अंदर संस्कृत भाषा का प्रचलन था, क्योंकि उनके जितने भी अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। वर्मन से तात्पर्य जो है वह जिरहबंद सैनिक से होता है, अर्थात वह व्यक्ति जो वीर है वह ही वर्मन उपाधि को धारण कर सकता है। और इसका वर्णन जो है मनु ने भी अपनी मनुस्मृति के अंदर किया है और इसके लिए केवल क्षत्रियों को ही अधिकार दिया है कि वो वर्मन उपाधि धारण करें। इसके बाद हम मध्यकाल में जब आते हैं तो अहोम वंश जो है वह आसाम का गौरवशाली काल है अहोम वंश का, जिन्होंने 598 ईयर्स तक शासन किया और अपनी असम भूमि पर उन्होंने कभी भी किसी भी विदेशी आक्रांता को स्थायी रूप से प्रवेश नहीं करने दिया और अंततः उनको उन्होंने बाहर भेजकर ही जो है चैन की सांस ली। तो ऐसे शासकों में सबसे पहला शासक जयध्वज सिंघा थे। जयध्वज सिंघा ने 1662 के अंदर मुगलों से संघर्ष किया और इससे पहले कुछ 2 या 3 वर्ष से पहले पूर्व ही औरंगजेब ने शासन की बागडोर संभाली थी और बंगाल का जो शासक था मीर जुमला, उसके नेतृत्व में औरंगजेब ने सेना को भेजा था। लेकिन इसमें जयसिंघा जो है वो सफल नहीं हुए। अंततः जो है आसाम के शासकों को उनसे संधि करनी पड़ी और बड़ी अपमानजनक संधि हुई। 3 लाख सोने चांदी के सिक्के देने पड़े, हाथी देने पड़े, जहाज देने पड़े और यहाँ तक कि 2 कन्याएं भी उनको देनी पड़ी। इस गम से जयध्वज सिंघा की मृत्यु हो गई और उसके बाद चक्रध्वज सिंघा ने शासन की बागडोर संभाली। चक्रध्वज सिंघा ने मंत्रिमंडल के सहयोग से उन्होंने लाछित बुर्फकाम को सेनापति बनाया। लाछित बुर्फकाम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवार से पैदा हुए थे और शाही शॉलधारी थे। शाही शॉलधारी एक बड़ा महत्वपूर्ण पद जो है माना जाता था और सम्मान का प्रतीक हुआ करता था। लाछित बुर्फकाम ने यह निर्णय लिया कि वह मुगलों को अंततः अपनी सीमाओं से बाहर भेज कर के ही दम लेंगे।
1662 के बाद 1667 के अंदर युद्ध हुआ। 1667 के का युद्ध भी इतना निर्णायक नहीं था, लेकिन अंततः 1669 से 1669 और 70 के अंदर औरंगजेब को 67 के अंदर औरंगजेब को ये महत्वपूर्ण सूचना मिली कि अहोम शासक जो हैं इस तरह की नीति का निर्माण कर रहे हैं कि वो मुगलों पर आक्रमण करेंगे। और उसके बाद 69 में जो है आक्रमण की योजना बनाई गई। विशेष रूप से राम सिंह को, जो एक महत्वपूर्ण सेना नायक थे, सेनापति थे, उनके नेतृत्व में सेनाओं को भेजा गया। मार्च के महीने से यह युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। लाचित बोरफुकन ने इसका नेतृत्व संभाला। शुरू में जो अहोम की सेनाएं हैं वह पराजित होने की ओर बढ़ रही थी, पीछे हटने लगी। और इससे पहले के युद्ध में लाचित बोरफुकन जो है वह काफ़ी गंभीर हो गए थे और उनके अपने चिकित्सक और अपने ज्योतिष की सलाह से वह विश्राम की अवस्था में थे। लेकिन जब उन्होंने ये अनुभव किया कि यदि मैं युद्ध में के मैदान में नहीं गया तो असम को जो है पराजय का मुख देखना पड़ेगा, उन्होंने सभी बातों को अस्वीकार करते हुए अपने सात सेनाओं के नावों के साथ उन्होंने मुगलों की सेना के आक्रमण करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला पद्धति का सहारा लिया, मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया। और रात्रि के अंधकार में जब मुगल इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि अहोम के पास कितनी सेनाएं हैं, तो इसका लाभ उठाते हुए, मनोवैज्ञानिक लाभ उठाते हुए दो तरफ से आक्रमण किया गया और बहुत शीघ्र ही उनको मुगल सेनाओं को दो ओर से घेर लिया गया। मुगलों की इसमें बड़ी गंभीर जो है पराजय का मुख उनको देखना पड़ा और एक इस तरह से आसाम जो है स्वतंत्र हो गया। लेकिन उसके बाद लाचित बोरफुकन बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चक्रध्वज सिंघा की मृत्यु के बाद उदयादित्य सिंघा के शासनकाल में यह विजय हासिल जो है लाचित बोरफुकन ने की थी। लेकिन अंतिम युद्ध जो है 1682 के अंदर जो है गंगाधर सिंघा के समय में लड़ा गया और यह युद्ध जो है ब्रह्मपुत्र नदी के उस स्थान पर लड़े गए थे जहां ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहुत सक्रिय हो जाती है और उसके एक ओर तो जो है कामाख्या मंदिर है, दूसरी ओर अश्वक्लांता विष्णु जी का मंदिर है, तीसरी ओर इटाली खुड़ा है। वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के जो किनारे हैं, तट हैं, उनको किले की तरह प्रयोग किया गया था। उन तटों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और प्राचीरों का निर्माण कर दिया गया था। और इन प्राचीरों का निर्माण इतने आपातकाल के अंदर इतनी शीघ्रता से किया गया था जो सैन्य इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये माना जाता है कि एक स्थान पर जब लाचित बोरफुकन के सगे मामा जो हैं उन्होंने अपने शारीरिक थकान के कारण से प्राचीर के निर्माण के कार्य को रोकने का प्रयत्न किया था, तो लाचित बोरफुकन ने अपने मामा की गला रेत करके हत्या कर दी थी। और इसके पीछे उनका यह तर्क था कि मामा, काका, चाचा जो हैं राष्ट्र से ऊपर नहीं हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति के हाथों में जिस राज्य की बागडोर थी, की सेना की बागडोर थी, तो ऐसे में उस वंश का जीतना जो है निश्चित था। तो इसलिए भारतीय इतिहास के अंदर अहोम वंश का जो है महत्वपूर्ण स्थान है और एक ऐसा स्थान है जो एक उनको सभी भारत के हिंदू शासकों के अंदर महत्वपूर्ण बना देता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत अधिक समय तक लाचित बोरफुकन को, अहोम वंश को उनका स्थान जो है नहीं मिला। 2017 में जब हमारे NDA जो है नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है उनकी सरकार बनी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो पहले शासनकाल में 2017 में उन्होंने 24 नवंबर को आसाम दिवस जो है घोषित किया
और 24 नवंबर से वहाँ प्रतिवर्ष तब से निरंतर जो है पब्लिक हॉलीडे रहता है। और उस दिन लाचित बुरफुकान की जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और 1999 में यह घोषित किया गया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जो बेस्ट लेफ्टिनेंट का कैडेट जो है होगा, उसको लाचित बुरफुकान का मेडल जो है दिया जाएगा। तब से निरंतर 1999 से यह मेडल जो है दिया जा रहा है। और उस समय भारत के सेना के हमारे महाजनरल थे, सेनापति थे, वो वीपी मलिक थे। तो अब बहुत लंबे समय के पश्चात, आज स्वतंत्रता के पश्चात, लाचित बुरफुकान को, अहोम वंश को, चक्रध्वज सिंघा को, गंगाधर सिंघा को और ज्वेदर सिंघा को भारतीय इतिहास के अंदर उचित स्थान मिला है। ऐसे महान सेना नायक को हम नमन करते हैं और उससे आगे की प्रेरणा लेते हैं कि भारतीय भूमि पर कभी भी विदेशी आक्रांता जो हैं नहीं आए और भारत जो है हम सदैव हमेशा एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में बना रहे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ललित पांडे सर। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्रदान करी। लचित बोरफुकन, जो कि हमारे इतिहास के पन्नों से कहीं धूमिल हो रहे थे, इनके बारे में आपने सूक्ष्मता से हमें बताया। निसंदेह इनकी गौरवशाली सैनिक महानता की जो जानकारी प्रदान कर रही है, उससे हम सभी भारतवासी, हम सभी लोग उससे सीखेंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हमने अब तक ये जाना था कि भारत में महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे रणनीतिकार हुए हैं, लेकिन असम और पूर्वोत्तर की तरफ इतिहासकारों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया। तो ये जो इतने गौरवशाली सेनापति हैं, इनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। और नौसेना के माध्यम से, इससे पहले हमें पता था कि चोल राज्य ने एक बहुत बड़ी नौसेना बनाई और उन्होंने मालदीव, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे थोड़ी विजय प्राप्त करी। इसके बाद मध्यकाल में शिवाजी ने भी कोलाबा नामक स्थान पर एक फ्लीट स्थापित करी थी, क्योंकि उन्हें भी यूरोपियन के आक्रमण का खतरा था और नौसेना उन्होंने स्ट्रॉन्ग करी। लेकिन हमें ये देखने को मिला आज कि किस प्रकार लचित बोरफुकन और उनके राजा चक्रध्वज ने अनुमति प्रदान करके एक बड़ा जहाजी बेड़ा, नावों का बेड़ा बनाया और ब्रह्मपुत्र नदी पर चले सरायघाट के युद्ध और अन्य युद्धों में उन्होंने मुगलों को खदेड़ दिया। तो जो रणनीति और दूरदर्शिता अहोम राजवंश ने रखी, लचित बोरफुकन ने रखी, उसी माध्यम को आज हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि हम जब आधुनिक काल में आते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों ने, अन्य यूरोपियन ने भारत पर अधिकार नौसेना की बदौलत ही किया था। तो ये क्षेत्र आज़ादी के बाद हमने निसंदेह इस पर इम्प्रूवमेंट किया है। हमारे कई सारे सबमरीन्स, हमारे कई सारे विशाल जहाज, आज हमारी नौसेना काफ़ी उत्तम है, उपयुक्त है। और लचित बोरफुकन ने हमें यह पाठ पढ़ाया है, सिखाया है, जिसके लिए हम उसके आभारी हैं। धन्यवाद और उनको पुनः नमन।